कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वीरान आइलैंड पर एक जहाज आकर गिरता है और वो जहाज एक यूएस आर्मी सोल्जर का होता है और कुछ ही देर बाद उस जहाज का पायलट भी पैराशूट से सेफली जमीन पर लैंड कर जाता है। लेकिन जमीन पर लैंड करते ही वो सोल्जर देखता है कि एक दूसरा जहाज भी जमीन की तरफ आ रहा है और वो जहाज एक जापानीज पायलट का होता है। अब जैसे ही वो जापानीज पायलट जमीन पर लैंड करता है तो यह दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने के लिए अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है और इस वक्त जापान और यूएस के बीच वॉर चल रही होती है। इसीलिए यह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते यह दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां जैसे ही वह जापानीज यूएस सोल्जर को मारने वाला होता है तभी अचानक 2 बड़े बड़े हाथ इनको नजर आते हैं और फिर उनके सामने एक बहुत ही बड़ा जायंट गोरिल्ला आता है, जिसे देखकर इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा 1973 में पहुंचते हैं, जहां हम व्हाइट हाउस के बाहर मोनार्क कंपनी के हेड को देखते हैं जिसका नाम बिल है। और बिल यूएस गवर्नमेंट के एक सेनेटर के पास आता है और उससे एक आइलैंड पर जाने की परमिशन मांगता है। दरअसल बिल ने उस आइलैंड को ढूंढ लिया था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में 2 सोल्जर्स को लैंड करते हुए देखा, और बिल अब उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उस आइलैंड पर जाने के लिए बिल को एक आर्मी की टीम और पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए बिल यूएस के एक सेनेटर से इस चीज की डिमांड करता है। लेकिन सेनेटर बिल को गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने के लिए आर्मी की टीम और पैसे देने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि सेनेटर को लग रहा था कि ये आइलैंड एक आम सा आइलैंड है, इसलिए उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए किसी को पैसे देना फिजूल में पैसों को बर्बाद करना है। लेकिन यहाँ बिल सेनेटर को कुछ सबूत दिखाते हुए कहता है कि हमें इस आइलैंड पर कुछ ऐसे राज मिल सकते हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए, और अगर हमने सबसे पहले उस आइलैंड के राज दुनिया के सामने लाए तो हम पैसों से मालामाल हो सकते हैं। साथ ही बिल सेनेटर को बताता है कि हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि इस आइलैंड का राज रशिया को भी पता चल चुका है, इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अगर हम पहले वहां नहीं गए तो रशिया की टीम हमसे पहले वहां पहुंचकर उस आइलैंड का फायदा उठा लेगी। ये सुनकर सेनेटर मान जाता है और बिल को उस आइलैंड पर जाने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद बिल सेनेटर के ऑर्डर पर एक आर्मी टीम को उस आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार करता है, जिसके कैप्टन का नाम पैकर्ड होता है। साथ ही बिल एक ऐसे आदमी को अपनी टीम में शामिल करता है जो रास्ता बताने में माहिर होता है, और इस आदमी का नाम जेम्स है। अब पूरी टीम तैयार होने के बाद यह लोग एक बड़े से शिप में बैठकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, और शिप में बैठे हुए सभी सोल्जर समंदर के खूबसूरत नजारों को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी ये खुशी जल्द ही मुसीबत में बदलने वाली है, क्योंकि जिस आइलैंड की तरफ ये लोग जा रहे हैं वह आइलैंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ इन लोगों ने अपनी टीम में एक फोटोग्राफर को भी शामिल किया होता है जो उस आइलैंड की फोटोज लेकर दुनिया के सामने ला सके, और इस फोटोग्राफर का नाम मेसन है। अब शिप से कुछ दूर सफर करने के बाद यह लोग उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बिल आर्मी के टीम के कैप्टन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि आगे बहुत ही बड़ा तूफान है। अगर हम लोग शिप में बैठकर तूफान को पार करेंगे तो हम सबकी जान जा सकती है, इसलिए हम लोग शिप को यहीं पर छोड़कर हेलीकॉप्टर के जरिए तूफान को पार करके इस आइलैंड पर पहुंचेंगे। अब कोई दूसरा रास्ता न होने पर आर्मी की टीम का कैप्टन मान जाता है और फिर यह लोग कई सारे हेलीकॉप्टर में बैठकर उस तूफान की तरफ निकल पड़ते हैं। और जैसे ही यह लोग तूफान के बीच में पहुंचते हैं तो वहां तेज हवाएं चल रही होती हैं, जिससे उनके हेलीकॉप्टर्स जोर के झटके खाने लगते हैं और साथ ही उन पर आसमानी बिजली भी गिरने लगती है। लेकिन यह लोग जैसे तैसे करके उस तूफान को पार करके निकल आते हैं, और तूफान से निकलने के बाद यह लोग जो नजारा देखते हैं उस नजारे को देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इनके सामने एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा आइलैंड था जो आज से पहले इन लोगों ने कभी नहीं देखा था। अब आइलैंड पर पहुंचने के बाद यह लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और फिर ये लोग नीचे आइलैंड पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि नीचे खोखली जमीन है या फिर नहीं। लेकिन इनके बम फेंकने से जमीन पर काफी बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे कई सारे जानवर मारे जाते हैं, मगर इन लोगों को इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और यह देखकर यह सभी लोग काफी खुश हो रहे थे। और तभी कोई अनजान चीज एक बड़ा पेड़ इनके एक हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है, जिससे वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि आखिर इतना बड़ा पेड़ किसने जड़ से उखाड़ कर हम पर फेंका, कि तभी एक बड़ा सा हाथ आकर इनके एक दूसरे हेलीकॉप्टर को भी खिलौने की तरह क्रैश कर देता है। और फिर ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके सामने एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला खड़ा होता है जिसका नाम कॉन्ग है, और कॉन्ग यहाँ इस जंगल का राजा है। अब यहाँ कुछ देर के लिए कॉन्ग शांत हो जाता है और किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे वो आर्मी से कह रहा हो कि तुम लोग यहाँ पर बम मत गिराओ
और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आर्मी का कैप्टन कॉन्ग को हल्के में लेकर अपने टीम वालों को कॉन्ग पर फायर करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद आर्मी हेलीकॉप्टर से कॉन्ग पर गोलियां चलाने लगती है। लेकिन गोलियों से कॉन्ग को कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर कॉन्ग गुस्सा होकर हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है और कई हेलीकॉप्टर को क्रैश करके नीचे गिरा देता है। अब सभी हेलीकॉप्टर्स को क्रैश करने के बाद कॉन्ग वहां से जाने लगता है, लेकिन यहाँ आर्मी के टीम का कैप्टन काफी गुस्से से कॉन्ग को देख रहा होता है, क्योंकि कॉन्ग उसके कई सारे साथियों को मारकर चला गया और अब सभी लोग जंगल में यहाँ वहाँ बिखर चुके थे। जहाँ टीम का एक साथी जिसका नाम जेम्स है, जो यहाँ इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आया है, उसे कुछ साथी मिल जाते हैं और फिर यह लोग अपनी ही एक अलग टीम बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन सीधा जाकर बिल पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि सच सच बताओ, तुम हम लोगों को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तब बिल उसे सारी सच्चाई बताता है कि आज से 30 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ शिप में सवार था। तब रास्ता भटकने की वजह से हम लोग गलती से इस आइलैंड पर आ गए, लेकिन तभी एक बड़े मॉन्स्टर ने हमारे शिप पर हमला कर दिया, जिसमें शिप पर मौजूद मेरे सभी साथी मारे गए। बस मैं अकेला ही जिंदा बच गया और फिर वापस आकर मैंने गवर्नमेंट को इस आइलैंड के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। और फिर मैंने खुद यह फैसला किया कि मैं इस आइलैंड पर जाऊंगा और इस आइलैंड की सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि अभी भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसे बड़े जायंट क्रीचर्स हैं जो अगर हम तक पहुंच गए तो हम सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि जब ये मॉन्स्टर्स हम लोगों पर हमला करें तो हम लोग इन मॉन्स्टर्स के हमले के लिए तैयार रहें। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों को दिखाया जाता है जो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जैसे ही यह लोग नदी के किनारे पर पहुंचते हैं तो यह लोग अपने सामने एक बहुत ही बड़ा बुल देखते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से बुल पर बंदूकें तान लेते हैं। लेकिन यहाँ जेम्स सभी को बंदूक नीचे करने को कहता है और बताता है कि यह बुल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यह लोग जैसे ही बंदूक नीचे करते हैं तो वह बुल भी मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की टीम जंगल में आगे बढ़ रही होती है और जैसे ही यह लोग एक घने बांस के जंगल में पहुंचते हैं तो तभी अचानक एक सोल्जर के मुंह के आर पार एक बांस चला जाता है और फिर वो बांस उस सोल्जर के मुंह से निकल जाता है। अब जब यह लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यह कोई बांस नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़ी जायंट मकड़ी का पैर था और फिर वो मकड़ी इन लोगों पर हमला कर देती है। अब यह लोग खुद को बचाते हुए मकड़ी पर कई सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन बंदूक की गोलियों से मकड़ी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और फिर यहाँ कैप्टन अपने सोल्जर से कहता है कि मकड़ी के पैरों पर हमला करो। अब मकड़ी के पैरों पर वार करने की वजह से वो मकड़ी कमजोर होकर नीचे आने लगती है और मौके का फायदा उठाते हुए यह सभी लोग मकड़ी पर एक साथ फायरिंग करके उसे खत्म कर देते हैं। और यहाँ यह लोग समझ जाते हैं कि यह जंगल कोई आम जंगल नहीं, बल्कि यहाँ पर हर तरह के खतरनाक जानवर हैं। वहीं हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जो जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद यह लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव में कोई भी नहीं होता। और यहाँ मेसन जब गांव की फोटो क्लिक कर रही होती है तभी उसे सामने दीवार में से एक आदमी दिखाई देता है और फिर देखते ही देखते और भी कई सारे लोग बाहर निकल आते हैं। दरअसल ये यहाँ के आदिवासी लोग होते हैं जो पिछले कई सालों से यहीं पर रह रहे हैं और यह आदिवासी लोग चारों तरफ से इन लोगों को घेर लेते हैं। साथ ही यह लोग भी आदिवासियों पर बंदूकें तान देते हैं और जैसे ही यह लोग एक दूसरे पर हमला करने वाले होते हैं तभी एक लंबी दाढ़ी मूंछ वाला आदमी आदिवासियों के बीच में से बाहर निकलता है, जिसका नाम मार्लो है। और मार्लो वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जहाज से गिरते हुए देखा था और मार्लो पिछले 28 सालों से यहीं आदिवासी लोगों के साथ रह रहा है। यहाँ मार्लो आगे आते हुए सभी लोगों से कहता है कि अपनी बंदूकें नीचे करो, ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर ये लोग मार्लो की बात मान लेते हैं। मार्लो इन सभी लोगों को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसने पिछले 28 सालों से बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ हम एक सोल्जर को देखते हैं जो अपने साथियों से बिछड़ गया होता है और जैसे ही वो नदी से पानी पीने वाला होता है तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है और फिर अचानक उसके सामने कॉन्ग आता है, जिसे देखकर सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर कॉन्ग उस सोल्जर की तरफ आने लगता है। ये देखकर घबराते हुए वह सोल्जर जल्दी से एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। अब यहाँ कॉन्ग उस सोल्जर को अच्छी तरह से देख तो लेता है, लेकिन कॉन्ग उसे कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर हमें पता चलता है कि कॉन्ग बेवजह किसी को भी नहीं मारता। जिसके बाद कॉन्ग नीचे पानी में बैठ जाता है और अपने बाजू पर लगे हुए जख्म को देखने लगता है, जिससे कॉन्ग को काफी तकलीफ हो रही थी और यह जख्म कॉन्ग को इंसानों ने दिया था। अब यहाँ कॉन्ग पानी उठाकर पीने लगता है कि तभी एक बड़ा सा ऑक्टोपस कॉन्ग को कमजोर होता हुआ समझकर उस पर हमला कर देता है और पूरी तरह से कॉन्ग पर लिपट जाता है। लेकिन यहाँ कॉन्ग अपने हाथ से उस ऑक्टोपस के सिर को दबाकर कुचल देता है और फिर उस ऑक्टोपस के एक टेंटिकल को काटकर खाने लगता है। इसके बाद
कॉन्ग उस ऑक्टोपस को घसीटकर रात के खाने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर वो सोल्जर समझ जाता है कि कॉन्ग कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ मार्लो बाकी लोगों को एक पुराने से शिप के पास लेकर आता है और शिप के अंदर आते ही यह लोग देखते हैं कि इन आदिवासियों ने शिप के अंदर अपना एक मंदिर बनाया हुआ है जहां ये लोग पूजा करते हैं। और यहाँ आदिवासी लोगों ने पत्थरों पर कॉन्ग की एक बड़ी पेंटिंग बनाई होती है जिसकी ये लोग पूजा करते हैं। यहाँ मार्लो ग्रुप के लोगों को समझाता है कि यह आदिवासी लोग कॉन्ग को अपना ईश्वर मानते हैं क्योंकि कॉन्ग हमारी सेफ्टी करता है। अगर कॉन्ग नहीं होता तो हम सब मारे जाते, क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे कुछ ऐसी छिपकलियां हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इंसानों की जान लेने के लिए हर वक्त तैयार बैठी हैं। लेकिन कॉन्ग की वजह से वो छिपकलियां हम पर हमला नहीं कर सकती। साथ ही मार्लो बताता है कि कॉन्ग अपनी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ सैंपल है क्योंकि इन छिपकलियों ने कॉन्ग की पूरी फैमिली को मार दिया है और अब कॉन्ग के डर से वो छिपकलियां जमीन के नीचे रह रही है। तब यहाँ जेम्स मार्लो से पूछता है कि कॉन्ग ने हम पर हमला क्यों किया, जिस पर मार्लो बताता है कि तुम लोग जब हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड के अंदर आए तब तुम लोगों ने जमीन पर बॉम्ब फेंककर कई सारे जानवरों को मार दिया, जिस वजह से कॉन्ग ने गुस्सा होकर तुम लोगों पर हमला किया। साथ ही मार्लो बताता है कि तुम्हारे बॉम्ब फेंकने की वजह से जमीन से कई सारी छिपकलियां बाहर निकल आई, लेकिन कॉन्ग ने उन सभी छिपकलियों को मार दिया। अगर उस वक्त कॉन्ग छिपकलियों को नहीं मारता तो वो छिपकलियां तुम सभी को मार कर वापस जमीन में चली जाती। अब यहाँ मार्लो जेम्स से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर जेम्स बताता है कि हम लोग इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए आए हैं और अब हमें इस आइलैंड की पूरी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब हम सभी लोगों को वापस जाना होगा। लेकिन वापस जाने के लिए हमारे पास जो हेलीकॉप्टर थे उन्हें तो कॉन्ग क्रैश कर चुका है, इसलिए अब हमें पैदल ही आगे बढ़ते हुए इस आइलैंड के नॉर्थ की तरफ जाना है जहां हमारा एक शिप इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मार्लो कहता है कि अगर तुम लोग पैदल ही नॉर्थ की तरफ जाओगे तो तुम्हें नॉर्थ तक पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक बोट है, मगर उस बोट में थोड़ी बहुत खराबी है, अगर तुम लोग उसे ठीक कर लो तो हम जल्द ही नॉर्थ तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर जेम्स मार्लो की बात मान जाता है और फिर ये सभी लोग मिलकर बोट को ठीक करने के काम पर लग जाते हैं। वहीं मेसन आदिवासी लोगों की फोटो लेने लगती है और वो लोग कैमरा में अपनी फोटोज देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कैमरा जैसी चीज को पहली बार देखा था। और तभी मेसन को पास की नदी से किसी चीज की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर मेसन फौरन उस तरफ जाती है और वहाँ मेसन देखती है कि एक हेलीकॉप्टर के नीचे एक बुल का बच्चा फंसा हुआ है। ये देखकर मेसन उस हेलीकॉप्टर को हटाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मेसन में इतनी ताकत कहाँ थी। पर तभी कोई हेलीकॉप्टर को बुल के सर से हटाकर बुल को आजाद कर देता है और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग होता है, जिसे देखकर मेसन घबरा जाती है। लेकिन कॉन्ग मेसन को कुछ नहीं कहता और वह मेसन को नफरत भरी निगाहों से देखकर चला जाता है। ये देखकर मेसन समझ जाती है कि कॉन्ग हमसे नाराज है क्योंकि हमने उसे जख्मी किया है। वहीं अब बोट पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और यहाँ मार्लो पिछले 28 सालों से आदिवासियों के साथ रहते हुए आखिरी बार आदिवासियों को अलविदा करके बाकी लोगों के साथ बोट में बैठकर यहाँ से निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस सोल्जर को देखते हैं जो अपने ग्रुप से बिछड़ गया होता है और वो सोल्जर एक कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठा होता है। पर तभी वो कटा हुआ पेड़ हिलने लगता है और यह सब महसूस करते हुए वो सोल्जर तुरंत खड़ा हो जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि यह कोई पेड़ नहीं बल्कि एक क्रीचर है। और अब वो क्रीचर सोल्जर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ जल्दी से वो सोल्जर अपनी बंदूक उठाकर उस क्रीचर पर गोलियां चलाता है, मगर उस क्रीचर पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी वो क्रीचर जल्दी से अपना सिर छुपाकर वहां से जाने लगता है। दरअसल उस क्रीचर ने आने वाले खतरे को महसूस कर लिया था और अब जैसे ही वो सोल्जर पीछे की तरफ मुड़ता है तभी एक बड़ी सी छिपकली आकर उस सोल्जर को जिंदा निगल लेती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग बोट में सवार होकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ मार्लो टीम के एक साथी को अपनी 28 साल पुरानी जिंदगी के बारे में बताते हुए कहता है कि इस दुनिया में मेरी वाइफ और मेरा एक बेटा है और आज से 28 साल पहले जब मैं वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए जा रहा था तब मेरा बेटा 1 साल का था, लेकिन अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका होगा और अब मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपने बेटे को देख सकूं। अब रात भर बोट में सफर करने के बाद जब सुबह होती है तो इन लोगों ने काफी लंबा रास्ता तय कर लिया होता है और लकीली यहाँ इनका रेडियो भी काम करना शुरू कर देता है और फिर एक सोल्जर दूसरे ग्रुप के कैप्टन से कांटेक्ट करता है जहाँ इन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे का लोकेशन पता चल जाता है और यहाँ सोल्जर कैप्टन से कहता है कि हम लोग जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। अब दूसरी टीम से बात होने के बाद ये सभी लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा चमगादड़ आकर टीम के एक साथी को उठाकर ले जाता है और देखते ही देखते
बोट पर मौजूद लोगों की आंखों के सामने चमगादड़ इनके साथी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर यह लोग बोट से आगे बढ़ते हुए नदी के किनारे पर बोट को खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद यह लोग पैदल आगे का सफर तय करने लगते हैं। और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद यह लोग दूसरी टीम यानी कि कैप्टन के साथ मिल जाते हैं। अब सभी लोगों के इकट्ठा होने के बाद जेम्स कहता है कि हमें अब शिप की तरफ जाना होगा, लेकिन यहाँ कैप्टन वापस शिप पर जाने से इनकार कर देता है और कैप्टन कहता है कि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है क्योंकि वहां पर मेरा एक सिपाही है जिसका नाम चैपमैन है। दरअसल कैप्टन नहीं जानता था कि चैपमैन अब मारा जा चुका है। अब यहाँ मार्लो कैप्टन को काफी समझाता है कि वेस्ट की तरफ मत जाओ क्योंकि वेस्ट में काफी सारी छिपकलियां हैं जो हमें देखते ही हमें मार देगी। लेकिन कैप्टन किसी भी कीमत पर अपने साथी को अकेले छोड़कर जाने वाला नहीं था, इसलिए अब न चाहते हुए बाकी लोग भी कैप्टन के साथ वेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते यह लोग वेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ इनके सामने एक बड़ा खुला मैदान आता है और उस मैदान में कई सारे बड़े जानवरों के स्कल्स पड़े हुए थे। यहाँ मार्लो सभी को बताता है कि यह स्कल्स कॉन्ग की फैमिली के हैं जिसे छिपकलियों ने मार दिया है। और अब जब यह लोग उस जगह से गुजर रहे होते हैं तभी उन्हें काफी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर यह लोग भागने लगते हैं और फिर ये लोग जल्दी से उन स्कल्स के पीछे छुप जाते हैं। तभी एक जायंट छिपकली वहां आती है और इनके करीब आकर वो छिपकली एक इंसानी खोपड़ी उगल देती है और उस खोपड़ी के साथ लगे हुए आर्मी के बैज पर नाम को देखकर जेम्स को पता चल जाता है कि यह उसी चैपमैन नामी सोल्जर की खोपड़ी है जिसे ढूंढने के लिए कैप्टन हम लोगों को यहाँ पर लाया है। अब यहाँ जैसे ही वो छिपकली दूसरी साइड पर जाती है तब मौके का फायदा उठाते हुए ये लोग जल्दी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन जल्द ही वो छिपकली इन लोगों की स्मेल को सूंघते हुए वहां पहुंच जाती है और इनके एक साथी को जिंदा निगल लेती है। अब यहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर उस जायंट छिपकली पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो छिपकली धुंध का फायदा उठाते हुए पीछे हटकर इनसे छुप जाती है। अब यहाँ इन लोगों को पता था कि यह छिपकली हम पर फिर छुपके से वार करेगी, इसलिए ये लोग पहले से उस छिपकली के हमले के लिए तैयार बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो छिपकली इन पर फिर से हमला करने के लिए आती है तब एक सोल्जर उस छिपकली पर मशीन गन से कई सारी गोलियां चलाता है, लेकिन छिपकली पर गोलियों का कुछ ज्यादा असर नहीं होता और फिर वह छिपकली उस सोल्जर को अपनी जुबान से पकड़कर जिंदा निगल लेती है। अब उस सोल्जर को मारने के बाद वह छिपकली मेसन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन मेसन उन बड़े बड़े स्कल्स के बीच में से दौड़ते हुए छिपकली से खुद को बचा लेती है और इसी दौरान आग लगने की वजह से जहरीली गैस के बॉम्ब फट जाते हैं, जिस वजह से चारों तरफ जहरीली गैस फैल जाती है। और अब वह जायंट छिपकली इनके लिए काफी नहीं थी कि तभी वहां पर चमगादड़ भी आ जाते हैं और इन लोगों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन यहाँ जेम्स गैस मास्क पहनकर तलवार से कई चमगादड़ों को मार गिराता है। अब यहाँ वह छिपकली चमगादड़ों की वजह से इन लोगों को परेशान होता देखकर मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हमला करने लगती है, लेकिन यहाँ एक सोल्जर फायर गन से उस छिपकली पर आग बरसाने लगता है, जिससे वह छिपकली आग में जलकर मारी जाती है। अब छिपकली के खत्म होने के बाद यह सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग यह डिसाइड करते हैं कि हमें अब इस आइलैंड से निकलकर अपने शिप की तरफ जाना होगा, लेकिन कैप्टन अभी भी नहीं मानता और कहता है कि मैं अपने साथी को ढूंढ के ही रहूंगा। तब जेम्स कैप्टन को उस सोल्जर का बैज दिखाते हुए कहता है कि तुम जिस सोल्जर को ढूंढ रहे हो वह मारा जा चुका है। यह सुनकर अब कैप्टन के पास और कोई भी बहाना नहीं बचता और यहाँ कैप्टन अपना असली चेहरा दिखाता है। दरअसल कैप्टन अपने सोल्जर को ढूंढने के लिए इन लोगों को यहाँ पर नहीं लाया था, बल्कि कैप्टन कॉन्ग को मारना चाहता था। और यहाँ कैप्टन बताता है कि कॉन्ग ने मेरे कई सारे सोल्जर्स को मारा है, इसलिए अब मैं कॉन्ग से अपने साथियों का बदला लेकर ही रहूंगा। तब यहाँ सभी लोग कैप्टन को समझाते हैं कि कॉन्ग कोई बुरा जानवर नहीं है, बल्कि वह तो हमारी छिपकलियों से सेफ्टी कर रहा है। अगर तुमने कॉन्ग को मार दिया तब छिपकलियां जमीन से निकलकर हम सभी को मार डालेगी। लेकिन कैप्टन बहुत ही घटिया इंसान था और वह किसी की भी बात नहीं सुनता, जिसके बाद जेम्स फैसला करता है कि हम लोग वापस शिप की तरफ जा रहे हैं और अगर तुम कॉन्ग को मारने के लिए जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अब यहाँ ये लोग फिर से दो ग्रुप्स में बंट जाते हैं और सोल्जर्स को ना चाहते हुए अपने कैप्टन के साथ जाना पड़ता है। वहीं जेम्स का ग्रुप जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ इन लोगों को आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा होता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। इसलिए जेम्स और मेसन डिसाइड करते हैं कि हम दोनों सामने के पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, जहाँ ऊपर पहाड़ की चोटी से हम अपने शिप को देखेंगे कि हमारी शिप कहाँ पर है। इसके बाद यह दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर बाद यह दोनों ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां यह लोग अपने शिप को तो नहीं देख पाते, लेकिन तभी इनके सामने कॉन्ग आ जाता है, जिसे देखकर यह दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक स्टैच्यू की तरह सीधे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हमने कॉन्ग के सामने कोई भी हरकत की तो हमारी मौत पक्की है।
अब यहाँ कॉन्ग इनके काफी करीब आकर इन्हें देखने लगता है और मेसन पूरी तरह से हिम्मत जुटाकर अपना हाथ कॉन्ग की बॉडी से टच करती है, लेकिन कॉन्ग मेसन से कुछ भी नहीं कहता, जिससे मेसन समझ जाती है कि कॉन्ग इंसानों को नहीं मारना चाहता। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अपने साथियों के साथ मिलकर कॉन्ग के लिए जाल बिछा देता है और नदी के पानी में फ्यूल डालकर नदी को आग लगा देता है। यह देखकर कॉन्ग जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन कॉन्ग को इस बात की खबर नहीं थी कि ये असल में उसके लिए बिछाया हुआ एक जाल है। और कॉन्ग के वहां पहुंचते ही कैप्टन जमीन में लगे हुए लैंड माइंस को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉन्ग आग में जलने लगता है और एक बार फिर से कैप्टन कॉन्ग को गुस्सा कर देता है। लेकिन इस बार आग में जलने की वजह से कॉन्ग काफी ज्यादा कमजोर होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और अब कैप्टन कॉन्ग के आसपास बॉम्ब लगाकर उसे उड़ाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कॉन्ग को बॉम्ब से उड़ा पाता, तभी वहां पर जेम्स, मार्लो और मेसन आ जाते हैं और यह तीनों कैप्टन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कैप्टन से कहते हैं कि हम तुम्हें कॉन्ग को मारने नहीं देंगे, क्योंकि कॉन्ग को मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अगर कॉन्ग मारा गया तो जमीन के अंदर रह रही सबसे बड़ी जायंट छिपकली बाहर आकर हम सभी को मार देगी। लेकिन कैप्टन पर किसी की भी बातों का असर नहीं होता और कैप्टन अपने सोल्जर से कहता है कि इन सभी को मार डालो। लेकिन अब कैप्टन के जो सोल्जर्स हैं वह सभी कैप्टन के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका था कि कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन जमीन के अंदर रहने वाली जायंट छिपकली है। और तभी नदी के बीच में से एक बहुत ही बड़ी जायंट छिपकली बाहर निकलती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि कॉन्ग अभी कमजोर हो चुका है। और यहाँ मार्लो सभी को बताता है कि यही है वह जायंट छिपकली जो अभी तक जमीन के नीचे सो रही थी। अब यहाँ सभी लोग उस छिपकली को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कैप्टन नहीं भागता, क्योंकि कैप्टन अब कॉन्ग के साथ साथ उस छिपकली को भी उड़ाना चाहता था। और जैसे ही कैप्टन बॉम्ब के साथ अटैच हुए रिमोट का बटन दबाने वाला होता है, तभी कॉन्ग होश में आकर अपने हाथ से कैप्टन को वहीं पर कुचल देता है। इसके बाद कॉन्ग और छिपकली के बीच फाइट शुरू हो जाती है और यह दोनों एक दूसरे पर काफी जोरदार वार करने लगते हैं। वहीं बाकी लोग अपने बोट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे छिपकली पड़ जाती है और यहाँ एक सोल्जर अपने हाथ में 2 ग्रेनेड्स पकड़कर छिपकली को उस पर हमला करने के लिए बुलाता है। दरअसल इस सोल्जर का प्लान था कि जैसे ही यह छिपकली मुझे खाने लगेगी, तब मैं ग्रेनेड से अपने साथ इस छिपकली को भी उड़ा दूंगा। लेकिन छिपकली बहुत ही ज्यादा चालाक थी और वह इस सोल्जर की चाल को समझ चुकी थी, इसलिए वह छिपकली अपनी पूंछ से सोल्जर को दूर फेंक कर मार डालती है। इसके बाद छिपकली बाकी लोगों के पीछे पड़ जाती है और जैसे ही छिपकली इन लोगों को मारने वाली होती है, तभी पीछे से उड़ते हुए कॉन्ग एक बड़ा पत्थर छिपकली के सर पर दे मारता है। अब यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ कॉन्ग और छिपकली के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और वह छिपकली कॉन्ग की गर्दन पर वार करती है। लेकिन कॉन्ग जैसे तैसे करके छिपकली से खुद को छुड़ाकर उसे सामने के पहाड़ पर दे मारता है। लेकिन छिपकली भी हार मानने वाली नहीं थी और वह फिर से कॉन्ग पर टूट पड़ती है। दूसरी तरफ मेसन पहाड़ की एक चोटी पर खड़ी होकर फ्लेयर गन चलाती है ताकि शिप में मौजूद लोगों को इनका सिग्नल मिल जाए। वहीं कॉन्ग और छिपकली के बीच अभी तक फाइट चल रही होती है और यहाँ छिपकली कॉन्ग को उठाकर एक पुराने शिप पर दे मारती है, जिससे कॉन्ग बुरी तरह से जंजीरों में फंस जाता है और खुद को जंजीरों से आजाद नहीं कर पाता। और अब छिपकली कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह छिपकली कॉन्ग को मार पाती, तभी ग्रुप का एक साथी मशीन गन से छिपकली पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे छिपकली काफी गुस्सा हो जाती है और वह छिपकली कॉन्ग को छोड़कर उस सोल्जर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब वह छिपकली जैसे ही उस सोल्जर के काफी करीब पहुंचती है, तब यहाँ मेसन फ्लेयर गन की गोली चलाकर उस छिपकली को सीधा सर में शूट कर देती है, जिससे उस छिपकली का ध्यान मेसन की तरफ चला जाता है। वहीं कॉन्ग पूरी तरह से जोर लगाकर उन जंजीरों को तोड़ देता है और फिर कॉन्ग एक जंजीर के साथ बंधे हुए पंखे को देखकर उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और सीधा जंजीर से बंधा हुआ पंखा छिपकली की तरफ फेंककर उस छिपकली के पेट में घोंप देता है, जिससे छिपकली नीचे गिर जाती है। इसके बाद कॉन्ग फिर से छिपकली को उठाता है और सामने की चट्टान पर दे मारता है, लेकिन छिपकली के चट्टान से टकराने की वजह से मेसन नीचे पानी में गिर जाती है और पानी में डूबने लगती है। लेकिन इससे पहले कि मेसन पानी में डूबकर मारी जाती, तभी कॉन्ग जल्दी से पानी में अपना हाथ डालकर मेसन को बचा लेता है और जैसे ही कॉन्ग मेसन को साइड पर रखने के लिए अपना हाथ खोलता है, तभी पीछे से फिर से छिपकली कॉन्ग पर हमला कर देती है। अब यहाँ कॉन्ग छिपकली के सामने कमजोर पड़ गया था, क्योंकि एक हाथ में मेसन होने की वजह से कॉन्ग उस छिपकली से एक हाथ से लड़ रहा था और यहाँ वह छिपकली सीधा कॉन्ग के उस हाथ को खाने की कोशिश करती है जिसमें मेसन थी। लेकिन कॉन्ग अपना पूरा हाथ छिपकली के मुंह के अंदर डालकर उसकी जुबान पूरी तरह से बाहर निकालकर काट देता है, जिससे फाइनली उस जायंट छिपकली की मौत हो जाती है। अब यहाँ कॉन्ग बहुत ही आराम से अपनी हथेली खोलता है
और देखता है कि मेसन मारी जा चुकी है। ये देखकर कॉन्ग बड़ी मायूसी से मेसन को एक साइड पर रख देता है, पर तभी मेसन की सांसें वापस आ जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मेसन मरी नहीं थी बल्कि वह बेहोश हो गई थी। मेसन के होश में आने के बाद कॉन्ग पीछे मुड़कर मेसन को देखता है और वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ सभी लोग बोट में बैठकर वापस आने लगते हैं। साथ ही साथ ये लोग एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस आइलैंड से बाहर जाने के बाद हम लोग गवर्नमेंट को इस आइलैंड के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कॉन्ग के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट कॉन्ग को अपने साथ एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएगी। इसलिए यह आइलैंड जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि मार्लो अब पूरे 28 साल बाद अपने घर पहुंच जाता है। शुरू में मार्लो को लगा कि उसकी वाइफ उसे पहचान नहीं पाएगी, लेकिन पूरे 28 साल बाद मार्लो को देखते ही उसकी वाइफ उसे गले लगा लेती है। साथ ही 28 साल के गुजरने के बाद मार्लो का बेटा भी काफी बड़ा हो चुका था और मार्लो की जो अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश थी वह भी पूरी हो जाती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।